वेलकम बैक। हमारी इस जर्नी में यहाँ तक हमने मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर में पैक्ड रॉ कंप्यूट हॉर्स पावर को देखकर काफ़ी समय बिताया है। हमने कूडा कोर्स, मैट्रिक्स मैथ इंजन्स और वार्प शेड्यूलर्स को देखा है जो हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को क्रंच करने में कैपेबल हैं। लेकिन अगर आपने हाई परफॉर्मेंस कर्नल्स लिखने में थोड़ा भी समय बिताया है तो आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का डर्टी सीक्रेट पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूट पावर का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस लगातार खाली बैठी हैं और डेटा के लिए तरस रही हैं। चैप्टर 16 में हमने इस फिजिकल रियलिटी का सीधा सामना किया। हमने देखा कि कैसे होस्ट सिस्टम मेमोरी बैंडविड्थ सीपीयू थ्रूपुट पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाती है। सेक्शन 16.1 कैसे पीसीआई बस के अक्रॉस डेटा को मूव करने से एक मैसिव परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट होता है। सेक्शन 16.4 और कैसे स्ट्रीम बेंचमार्क हमारे हार्डवेयर की हार्ड फिजिकल थ्रूपुट सीलिंग्स को लगातार रिवील करता है। सेक्शन 16.7 अब जैसे हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जीपीयूज डीप लर्निंग और मैसिव पैरेलल कंप में क्यों डोमिनेट करते हैं, हमें इन सिलिकॉन बीस्ट्स को पावर देने वाले इंजन रूम यानी मेमोरी सबसिस्टम को एग्जामिन करना होगा। इस सेक्शन में हम ट्रेडिशनल होस्ट सिस्टम मेमोरी DDR4 और DDR5, हाई परफॉर्मेंस डिस्क्रीट ग्राफिक्स मेमोरी GDDR6 और GDDR6X और मॉडर्न अल्ट्रावाइड स्टैक्ड मेमोरी आर्किटेक्चर्स HBM2E और BM3 के बीच फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को डिसेक्ट करेंगे। एक गर्म कप कॉफी और अपना फेवरेट सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम ले लीजिए। हम सिस्टम लेवल टोपोलॉजीज से जूम इन करके सिलिकॉन इंटरपोजर्स पर माइक्रोबम्प इंटरकनेक्ट्स तक जाने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक, सिस्टम मेमोरी, द DDR5 लैंडस्केप। यह समझने के लिए कि जीपीयूज को रेडिकल मेमोरी डिजाइन्स की जरूरत क्यों होती है, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि होस्ट सीपीयू सिस्टम मेमोरी के लिए क्या यूज करते हैं। मॉडर्न सर्वर और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म्स डबल डेटा रेट 5 DDR5 सिंक्रोनस डायनेमिक रैम SDRAM पर डिपेंड करते हैं। सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल DDR मेमोरी मुख्य रूप से फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी और लो एक्सेस लेटेंसी के लिए इंजीनियर की जाती है। जब एक सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर हैवी ट्री स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है या ब्रांची कंडीशनल एग्जीक्यूशन के दौरान नॉन सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेसेस पर जंप करता है, तो लो लेटेंसी ही किंग होती है। सिस्टम को छोटे डेटा ब्लॉक्स फेच करने की जरूरत होती है, जैसे कि एक सिंगल 64 बाइट कैशे लाइन, जितना हो सके उतनी तेजी से। हालांकि मॉड्यूलरिटी अचीव करना, रैम को रिमूवेबल ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स DIMMs पर प्लेस करना जो मदरबोर्ड के सॉकेट्स में स्नैप हो जाते हैं, इसके साथ काफ़ी बड़े फिजिकल ट्रेड ऑफ्स आते हैं। यह डायग्राम एक कंप्यूटर मेमोरी सबसिस्टम के फिजिकल और इलेक्ट्रिकल लेआउट को दिखाता है, जिसमें एक होस्ट सीपीयू डाई को लंबे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ट्रेसेस पर रन करने वाले इंडिविजुअल 64 बिट चैनल्स के जरिए 2 DDR5 मेमोरी मॉड्यूल स्लॉट्स से कनेक्टेड दिखाया गया है। बस विड्थ और टोपोलॉजी कंस्ट्रेंट्स, लॉन्ग फिजिकल ट्रेसेज, सिग्नल्स को सीपीयू सॉकेट से DIMM स्लॉट्स तक स्टैंडर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB कॉपर ट्रेसेज पर कई इंचेस ट्रेवल करना पड़ता है। लॉन्ग सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्रॉसटॉक और सिग्नल एटेन्यूएशन से सफ़र करते हैं, जो इस बात को लिमिट करता है कि आप अनएक्सेप्टेबल फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और पावर लॉस के बिना बस को कितना वाइड बना सकते हैं। नैरो बस विड्थ, स्टैंडर्ड DDR4 पर चैनल एक 64 बिट वाइड डेटा बस पर ऑपरेट करता है। DDR5 ने हर स्टैंडर्ड 64 फुट DIIM को दो इंडिपेंडेंट 32 बिट सब चैनल्स प्लस ECC बिट्स में स्प्लिट करके चैनल आर्किटेक्चर को बदल दिया, जिससे कॉन्करेंसी इंप्रूव हुई। हालांकि एक हाई एंड ड्यूल चैनल डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर भी आपके सीपीयू का मेमोरी कंट्रोलर केवल एक एग्रीगेट 128 बिट वाइड डेटा बस पर ही बात कर रहा होता है। सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, मल्टी चैनल एंटरप्राइज सीपीयू जैसे इंटेल जियोन या AMD एपिक इसे पैरेलल में 8 या 12 मेमोरी चैनल्स रन करके स्केल अप करते हैं। एक 8 चैनल DDR5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ टोटल बस विड्थ 8 टाइम्स 64 बिट्स इक्वल टू 512 बिट्स तक पहुंच जाती है। DDR5 थ्योरेटिकल बैंडविड्थ कैलकुलेट करना। चलिए DDR5 6400 MT पर सेकंड मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड पर रन होने वाले एक टिपिकल हाई परफॉर्मेंस ड्यूल चैनल डेस्कटॉप सेटअप की थ्योरेटिकल पीक बैंडविड्थ कंप्यूट करते हैं। बैंडविड्थ इक्वल्स डेटा रेट इन ट्रांसफर्स पर सेकंड टाइम्स बस विड्थ इन बाइट्स।
एक ड्यूल चैनल 128 बिट 16 बाइट सिस्टम इंटरफेस के लिए। बैंडविड्थ इक्वल्स 6.4000 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 ट्रांसफर्स पर सेकंड टाइम्स 16 बाइट्स पर ट्रांसफर इक्वल्स 102.4 गीगाबाइट्स पर सेकंड। यहां तक कि एक टॉप टियर सर्वर प्लेटफॉर्म पर भी जिसमें एक 8 चैनल DDR 54800 सेटअप है, 512 बिट्स इक्वल टू 64 बाइट्स वाइड इंटरफेस के साथ। बैंडविड्थ इक्वल्स 4.800 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 9 ट्रांसफर्स पर सेकंड टाइम्स 64 बाइट्स पर ट्रांसफर इक्वल्स 307.2 गीगाबाइट्स पर सेकंड। जबकि जनरल पर्पस सर्वर वर्कलोड्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 300 गीगाबाइट्स पर सेकंड इंप्रेसिव लगता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या होता है जब एक मॉडर्न GPU कंप्यूट इंजन बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। एक ऐसे प्रोसेसर को हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड पंप करना जो हंड्रेड्स ऑफ टेराफ्लॉप्स परफॉर्म करने में कैपेबल है, कंप्यूट इंजन्स को स्टारविंग छोड़ देता है। मेमोरी पाइपलाइन सिंपली उतनी वाइड नहीं है। सेक्शन ब्रेक। PCB ट्रेसेज की लिमिट्स को पुश करना। GDDR6 और GDDR6X। जब GPU इंजीनियर्स ने रियलाइज किया कि स्टैंडर्ड DDR मेमोरी पैरेलल प्रोसेसर्स को फीड नहीं कर सकती, तो वे ग्राफिक्स DDR या GDDR बनाने के लिए डाइवर्ज हो गए। GDDR मेमोरी मॉड्यूलर अपग्रेडेबिलिटी को सैक्रिफाइस करती है। प्रोसेसर को सराउंड करते हुए चिप्स सीधे GPU के PCB पर सोल्डर किए जाते हैं, सिग्निफिकेंटली हायर क्लॉक रेट्स और वाइडर मेमोरी इंटरफेसेज के बदले में। यह डायग्राम उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को दिखाता है जो एक GDDR6 मेमोरी चिप को एक GPU डाई से कनेक्ट करता है। यह दिखाता है कि कैसे 32 बिट विड्थ वाले इंडिविजुअल चिप्स शॉर्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ट्रेसेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिनकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 इंचेस होती है, ताकि एक एग्रीगेटेड 300 एंड 84 बिट वाइड बस बन सके जो डायरेक्टली GPU के साथ इंटरफेस करती है। GDDR6 या 6X के आर्किटेक्चरल इनोवेशन। CPU मदरबोर्ड्स के अपोजिट एक हाई एंड कंज्यूमर या वर्कस्टेशन GPU, जैसे कि एक NVIDIA RTX 4090 या RTX 6000 ADA डिस्क्रीट DRAM चिप्स को सेंट्रल GPU सिलिकॉन डाई के चारों ओर एक टाइट रिंग में प्लेस करता है। सिग्निफिकेंटली वाइडर बसेस। एक 128 बिट बस के बजाय हाई एंड GDDR सेटअप्स कई 32 बिट मेमोरी चैनल्स को एग्रीगेट करते हैं। एक टॉप टियर GPU 384 बिट वाइड मेमोरी इंटरफेस का यूज करता है जो 12 डिस्क्रीट 32 बिट GDDR चिप्स को कनेक्ट करता है। ब्लिस्टरिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि मेमोरी चिप्स GPU डाई के पास परमानेंटली सोल्डर होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल ट्रेसेस स्टैंडर्ड DIMM स्लॉट्स की तुलना में काफ़ी छोटे और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। ये GDDR6 को 16 to 20 Gbps पर पिन के इफेक्टिव डेटा रेट्स पर रन करने की अनुमति देता है। GDDR6X में PAM4 सिग्नलिंग। GDDR6X ट्रेडिशनल नॉन रिटर्न टू जीरो NRG बाइनरी सिग्नलिंग को छोड़कर इसे और आगे ले जाता है, जो 2 वोल्टेज लेवल्स का यूज करके पर क्लॉक साइकिल 1 बिट ट्रांसमिट करता है। इसके बजाय यह पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 4 लेवल PAM4 का यूज करता है। PAM4 पर क्लॉक साइकिल 2 बिट्स ऑफ डेटा को एनकोड करने के लिए 4 डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स का यूज करता है, जिससे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में बिना किसी लीनियर लीप के पर साइकिल डेटा थ्रूपुट इफेक्टिवली डबल हो जाता है। GDDR6X बैंडविड्थ कैलकुलेट करना। चलिए एक GPU के लिए मैथ कैलकुलेट करते हैं जिसमें 384 बिट बस है और जो 21 Gbps के इफेक्टिव डेटा रेट पर रन होने वाले GDDR6X के साथ पेयर्ड है। 1. बस विड्थ को बिट्स से बाइट्स में कन्वर्ट करें। बस विड्थ इक्वल्स 384 बिट्स डिवाइडेड बाय 8 बिट्स पर बाइट इक्वल्स 48 बाइट्स। 2. पिन ट्रांसफर रेट से मल्टीप्लाई करें। बैंडविड्थ इक्वल्स 21 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 ट्रांसफर्स पर सेकंड पर पिन टाइम्स 48 बाइट्स इक्वल्स 1008 गीगाबाइट्स पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली 1.01 टेराबाइट्स पर सेकंड। बस को 384 बिट्स तक वाइड करके और टाइट PCB रूट्स पर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को ट्यून करके GDDR6X 1 टेराबाइट पर सेकंड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। यह स्टैंडर्ड डुअल चैनल DDR5 डेस्कटॉप रैम के थ्रूपुट का लगभग 10 टाइम्स है। GDDR की फिजिकल वॉल। तो क्यों न GDR को इंडेफिनेटली एक्सपेंड कर दिया जाए? PCB पर 32 चिप्स के साथ 1024 बिट GDDR इंटरफेस क्यों न बनाया जाए? यहां फिजिक्स एक हार्ड रियलिटी चेक के साथ सामने आती है। बोर्ड रियल एस्टेट और राउटिंग नाइटमेयर।
एक 384 बिट बस को रन करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर पीसीबी के जरिए हंड्रेड्स ऑफ हाई स्पीड ट्रेस लेंथ मैच्ड कॉपर लाइंस को राउट करने की जरूरत होती है। इसे 512 बिट या 1024 बिट बस तक स्केल करने से मदरबोर्ड डिजाइन फिजिकली अनराउटेबल हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पावर कंजम्पशन। कॉपर पीसीबी ट्रेसेस के कई इंचेस के पार हाई वोल्टेज सिग्नल्स को पुश करने में मैसिव पावर कंज्यूम होती है। मल्टी गीगाबिट स्पीड्स पर जीपीयू के टोटल पावर बजट टीडीपी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा प्योरली मेमोरी इंटरफेस के इलेक्ट्रिकल फिज यानी फिजिकल लेयर इंटरफेसेस को ड्राइव करने में चला जाता है, जिससे एक सिंगल कैलकुलेशन परफॉर्म होने से पहले ही इमेंस हीट प्रोड्यूस होती है। सेक्शन ब्रेक। 2D प्लेन को ब्रेक करना। हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM2E HBM3 स्टैंडर्ड प्लेनर पीसीबी के पावर और राउटिंग वॉल्स को ब्रेक करने के लिए सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स ने एक रेडिकल पैकेजिंग अप्रोच डेवलप किया, जो है हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM। अगर GDDR एक फ्लैट जमीन पर एक स्प्राउलिंग सिंगल स्टोरी सबर्बन बिजनेस पार्क बनाने जैसा है, तो HBM डाउनटाउन मैनहट्टन में स्काईस्क्रेपर्स की एक डेंस एरे कंस्ट्रक्ट करने जैसा है, जो अंडरग्राउंड स्काईवॉक्स और रैपिड ट्रांजिट टनल्स से आपस में जुड़े हुए हैं। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटीग्रेटेड हाई बैंडविड्थ मेमोरी सिस्टम के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को दिखाता है। इसमें एक बेस लॉजिक डाई के ऊपर लेयर्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डाइस का 3 डायमेंशनल वर्टिकल स्टैक दिखाया गया है, जो थ्रू सिलिकॉन व्यास से कनेक्टेड है। यह पूरा मेमोरी स्टैक एक हाई डेंसिटी सिलिकॉन इंटरपोजर सबस्ट्रेट पर माइक्रोबम्प्स के थ्रू एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूट डाई से लिंक्ड है। 2.5D या 3D इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर एक बड़े सर्किट बोर्ड के चारों ओर सेपरेट मेमोरी चिप्स को सोल्डर करने के बजाय HBM DRAM डाइस को सीधे उसी पैकेज के अंदर रखता है, जिसमें GPU प्रोसेसर डाई होती है। यह डिजाइन 3 कोर फिजिकल इनोवेशंस पर रिलाई करता है। वर्टिकल 3D DRAM स्टैम स्टैकिंग TSVs डायनेमिक रैम डाइज एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली स्टैक्ड होती हैं 4, 8, 12 या यहां तक कि 16 डाइज हाई। ये लेयर्स थ्रू सिलिकॉन VR TSVs का यूज करके इलेक्ट्रिकली इंटरकनेक्टेड होती हैं, जो सिलिकॉन डाइज के बीच सीधे नीचे की तरफ एच किए गए माइक्रोस्कोपिक वर्टिकल कॉपर चैनल्स होते हैं। सिलिकॉन इंटरपोजर 2.5D इंटीग्रेशन GPU डाई और स्टैक्ड HBM मेमोरी मॉड्यूल सिलिकॉन के एक अल्ट्रा थिन स्लैब पर माउंटेड होते हैं, जिसे सिलिकॉन इंटरपोजर कहा जाता है। क्योंकि यह इंटरपोजर ट्रेडिशनल फाइबरग्लास पीसीबी एचिंग के बजाय लिथोग्राफिक सेमीकंडक्टर प्रोसेसेस का यूज करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए वायर ट्रेसेज को नैनोमीटर स्केल डेंसिटी पर एच किया जा सकता है। माइक्रोबम्प्स GPU इंटरपोजर और HBM स्टैक्स के बीच कनेक्शन पॉइंट्स माइक्रोस्कोपिक सोल्डर बॉल्स का यूज करते हैं, जिन्हें माइक्रोबम्प्स कहा जाता है, जो ट्रेडिशनल पिन ग्रिड्स या पीसीबी सोल्डर जॉइंट्स की तुलना में कई गुना छोटे और पास होते हैं। मैसिव बस विड्थ ओवर क्लॉक स्पीड। क्योंकि सिलिकॉन इंटरपोजर पर माइक्रोस्कोपिक वायर्स बहुत शॉर्ट होते हैं, जो इंचेस के बजाय मिलीमीटर में मेजर किए जाते हैं, इसलिए सिग्नल इंटीग्रिटी इश्यूज गायब हो जाते हैं। ये इंजीनियर्स को मॉडरेट क्लॉक स्पीड्स और एक्सट्रीमली लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस पर रन करते हुए मेमोरी बस को एस्ट्रोनॉमिकली वाइड बनाने की परमिशन देता है। HBM2 या HBM3 का एक सिंगल स्टैक एक इंक्रेडिबल 1024 बिट वाइड मेमोरी इंटरफेस फीचर करता है। एक एंटरप्राइज कंप्यूट GPU जैसे कि NVIDIA H100 SXM या AMD Instinct MI300 X सिर्फ एक स्टैक का यूज नहीं करता है। यह इंटरपोजर के जरिए मेन GPU कॉम्प्लेक्स के चारों ओर 4, 5, 6 या यहां तक कि 8 HBM स्टैक्स को लिंक करता है। 6 एक्टिव HBM3 स्टैक्स के साथ टोटल एग्रीगेटेड मेमोरी बस विड्थ हो जाती है 6 times 1024 बिट्स इक्वल्स 6144 बिट्स वाइड। एक 6144 बिट HBM3 बस को एक 128 बिट DDR5 बस से कंपेयर करें। GPU सिंगल क्लॉक साइकिल में 48 बाइट्स डेटा ट्रांसफर कर सकता है, जबकि CPU इंटरफेस अपने पूरे ड्यूल चैनल बस में सिर्फ 16 बाइट्स पर साइकिल मूव करता है। HBM3 थ्योरेटिकल बैंडविड्थ कैलकुलेट करना। चलिए एक मॉडर्न एंटरप्राइज डेटा सेंटर GPU के नंबर्स को देखते हैं, जो HBM3 मेमोरी से लैस है और 5.2 गीगाबिट्स पर सेकंड पर पिन की डेटा रेट पर 51200 बिट एक्टिव बस इंटरफेस और 5 एक्टिव स्टैक्स के साथ रन कर रहा है। 1 बस विड्थ को बाइट्स में कन्वर्ट करें।
bus width equals 5120 bits divided by 8 equals 640 bytes. 2. Overall bandwidth calculate करें. Bandwidth equals 5.2 times 10 to the power of 9 transfers per second per pin times 640 bytes equals 3328 gigabytes per second equals 3.328 terabytes per second. ये एक सिंगल एक्सेलरेटर पैकेज पर 3.3 टेराबाइट्स पर सेकंड से भी ज्यादा का सस्टेन्ड मेमोरी थ्रूपुट है. सेक्शन ब्रेक. हेड टू हेड आर्किटेक्चरल कंपैरिजन. इन फिजिकल डिफरेंसेस को और सॉलिड तरीके से समझने के लिए चलिए मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाता हूं कि ये मेमोरी सिस्टम्स की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स के मामले में एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं. यह टेबल 3 मेमोरी टेक्नोलॉजीज के आर्किटेक्चरल फीचर्स को कंपेयर करती है, जिसमें DDR5 यूज करने वाली होस्ट सिस्टम रैम, GDDR6X यूज करने वाली डिस्क्रीट वीडियो रैम और हाई बैंडविड्थ मेमोरी या HBM3 शामिल हैं. फिजिकल फॉर्म फैक्टर के मामले में होस्ट सिस्टम रैम रिमूवेबल DIMM मॉड्यूल्स का यूज करती है, डिस्क्रीट वीडियो रैम सोल्डर्ड PCB चिप्स का यूज करती है और HBM3 सिलिकॉन इंटरपोजर पर 3D स्टैक डाइज का यूज करती है. टिपिकल बस विड्थ होस्ट सिस्टम रैम के लिए 128 बिट ड्यूल चैनल है. हाई एंड GPU डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए 384 बिट चैनल है और HBM3 के लिए एक मैसिव 4096 बिट 6144 बिट चैनल है. इफेक्टिव डेटा रेट्स होस्ट सिस्टम रैम के लिए 4800 से 7200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड, डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए 19000 से 23000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड और HBM3 के लिए 5200 से 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड की रेंज में होते हैं. इससे होस्ट सिस्टम रैम के लिए अप्रोक्सीमेटली 76 से 115 गीगाबाइट्स पर सेकंड की पीक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ मिलती है. डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए अप्रोक्सीमेटली 900 से 1100 गीगाबाइट्स पर सेकंड या 1.1 टेराबाइट्स पर सेकंड और HBM3 के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3350 प्लस गीगाबाइट्स पर सेकंड या 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड की पीक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ मिलती है. इंटरकनेक्ट डिस्टेंसेस होस्ट सिस्टम रैम के लिए PCB पर 50 से 150 मिलीमीटर से सिकुड़कर डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए 20 से 50 मिलीमीटर और HBM3 के लिए इंटरपोजर पर 3 से 5 मिलीमीटर से भी कम हो जाते हैं. एनर्जी एफिशिएंसी भी इसी तरह के ट्रेंड को फॉलो करती है, जिसमें होस्ट सिस्टम रैम के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पिकोजूल्स पर बिट, डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए 7 से 10 पिकोजूल्स पर बिट और HBM3 के लिए सिर्फ 3 से 5 पिकोजूल्स पर बिट की जरूरत होती है. कैपेसिटी स्केलिंग होस्ट सिस्टम रैम के लिए हाई है, जो टेराबाइट्स तक पहुंच जाती है. डिस्क्रीट वीडियो रैम के लिए 16 से 48 गीगाबाइट्स पर मॉडरेट है और HBM3 के लिए 48 से 192 गीगाबाइट्स पर फिक्स्ड या हाई है. फाइनली रैंडम एक्सेस लेटेंसी होस्ट सिस्टम रैम पर सबसे कम अप्रोक्सीमेटली 60 से 80 नैनोसेकंड्स होती है. डिस्क्रीट वीडियो रैम पर मॉडरेट अप्रोक्सीमेटली 100 से 120 नैनोसेकंड्स होती है और HBM3 पर मॉडरेट से हाई अप्रोक्सीमेटली 100 से 140 नैनोसेकंड्स होती है. द पावर एफिशिएंसी एडवांटेज. टेबल में एनर्जी मेट्रिक पर ध्यान दीजिए, पिकोजूल्स पर बिट या PJ पर बिट. क्योंकि HBM सिग्नल्स को इंचेस ऑफ कॉपर PCB के बजाय मिलीमीटर लंबी इंटरपोजर ट्रेसेज के अक्रॉस मूव करता है, इसलिए स्टेट्स के बीच बिट्स को टॉगल करने के लिए इसे काफी कम इलेक्ट्रिकल चार्ज की जरूरत होती है. एक GDDR6 PCB ट्रेस के अक्रॉस एक बिट को ड्राइव करने में लगभग 8 to 10 पिकोजूल्स खर्च हो सकते हैं, जबकि उसी सेम बिट को एक HBM इंटरपोजर के अक्रॉस ड्राइव करने में रफली 3-5 पिकोजूल्स का खर्च आता है. जब डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हर सेकंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्ट्रीम किया जा रहा हो, तो यह एनर्जी एफिशिएंसी सीधे लोअर थर्मल आउटपुट में ट्रांसलेट होती है और मेमोरी PHY ड्राइवर्स के बजाय GPU कंप्यूट लॉजिक के लिए ज्यादा ऑपरेटिंग पावर डेडिकेट होती है. सेक्शन ब्रेक. द स्ट्रीम बेंचमार्क रियलिटीज और मेमोरी बॉटलनेक्स. चलिए मैं इसे सीधे उसी से कनेक्ट करता हूं जो हमने चैप्टर 16.7 में स्ट्रीम बेंचमार्क के साथ डिस्कवर किया था. आपको याद होगा कि स्ट्रीम बेसिक एरे ऑपरेशंस को मेजर करता है, जैसे कॉपी C of I इक्वल टू A of I, स्केल C of I इक्वल टू Q टाइम्स A of I, एड C of I इक्वल टू A of I प्लस B of I, ट्रायड C of I इक्वल टू A of I प्लस Q टाइम्स B of I.
जब आप इन कर्नल्स को एक सीपीयू पर रन करते हैं तो आप जल्दी ही एक परफॉर्मेंस सीलिंग पर पहुंच जाते हैं, जहां और ज़्यादा वेक्टर कंप्यूट कोर्स जोड़ने से जीरो एडिशनल स्पीड अप मिलता है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स अपना ज़्यादातर क्लॉक साइकिल्स स्टॉल्ड रहकर बिताती हैं, होस्ट डीडीआर मेमोरी से कैश लाइन फिल्स का वेट करते हुए। C++ या क्यूडा में एक एलिमेंट वाइज टेंसर एडिशन कर्नल के बारे में सोचिए जो लार्ज 1D वेक्टर्स पर ऑपरेट कर रहा है। यह कूड़ा कर्नल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक जीपीयू पर पैरेलल में 2 एरेज का एलिमेंट वाइज एडिशन कैसे परफॉर्म करना है। हर पैरेलल थ्रेड अपनी खुद की यूनिक पोजीशन कैलकुलेट करता है, वेरीफाई करता है कि यह डेटा की बाउंड्रीज के अंदर है, और फिर आउटपुट एरे में रिजल्ट स्टोर करने के लिए 2 इनपुट एरेज से वैल्यूज को सम करता है। चलिए इस कर्नल की अरिथमेटिक इंटेंसिटी को इवैल्यूएट करते हैं, जो कि कंप्यूट ऑपरेशंस का बाइट्स ट्रांसफर्ड से रेशियो है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी इक्वल्स 1 फ्लॉप डिवाइडेड बाय 12 बाइट्स ट्रांसफर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट। अगर आपके जीपीयू की पीक थ्योरेटिकल कंप्यूट परफॉर्मेंस 300 टेराफ्लॉप्स या 300,000 गीगाफ्लॉप्स है, तो इस कर्नल पर उन कंप्यूट यूनिट्स को 100% सैचुरेटेड रखने के लिए आपको कितनी मेमोरी बैंडविड्थ की जरूरत होगी? रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इक्वल्स 300,000 गीगाफ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 0.0833 फ्लॉप्स पर बाइट इक्वल्स 3,600,000 गीगाबाइट्स पर सेकंड इक्वल्स 3,600 टेराबाइट्स पर सेकंड। HBM3 के 3.3 टेराबाइट्स पर सेकंड प्रोवाइड करने के बावजूद हमारा हार्डवेयर सिंपल वेक्टर कर्नल्स पर कंप्यूट कोर्स को सैचुरेट करने से अभी भी 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दूर है। यही कारण है कि मॉडर्न डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स कंप्यूट बाउंड ऑपरेशंस जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या GEMM पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जहां अरिथमेटिक इंटेंसिटी मैट्रिक्स डायमेंशंस के साथ स्केल होती है, यानी बिग O ऑफ n क्यूब्ड ऑपरेशंस वर्सेस बिग O ऑफ n स्क्वायर्ड। डेटा ट्रांसफर्स। लेकिन मेमोरी बाउंड ऑपरेटर्स जैसे कि ReLU लेयर नॉर्म सॉफ्टमैक्स और एलिमेंट वाइज ऐड के लिए HBM3 ही इकलौता ऐसा फीचर है जो जीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को फीड रखता है। सेक्शन ब्रेक 6 द लेटेंसी पैराडॉक्स। हाई बैंडविड्थ डजंट मीन लो लेटेंसी। अब हम एक वाइटल इंसाइट पर पहुंचते हैं जिसे क्यूडा मास्टर करने वाले हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जरूर समझना चाहिए। हाई बैंडविड्थ का मतलब लो लेटेंसी नहीं होता है। अगर आप रो एक्सेस टाइम को मेजर करें, यानी उस एग्जैक्ट मोमेंट से जब कोई थ्रेड मेमोरी एड्रेस रिट्रेस रिक्वेस्ट करता है और उस मोमेंट तक जब डेटा एक रजिस्टर में पहुंचता है, तो HBM3 और GDDR6 होस्ट DDR5 रैम से फास्टर नहीं है। इनफैक्ट जीपीयू मेमोरी एक्सेस लेटेंसी अक्सर हायर होती है। होस्ट DDR5 से रीड करने वाला एक मॉडर्न सीपीयू अराउंड 60 to 80 नैनोसेकंड्स की लेटेंसी एक्सपीरियंस करता है। लोकल HBM3 या GDDR6 से रीड करने वाला एक जीपीयू रफली 100 to 140 नैनोसेकंड्स की लेटेंसी एक्सपीरियंस करता है, जो 400 to 800 जीपीयू क्लॉक साइकिल्स में ट्रांसलेट हो सकती है। ऐसा क्यों है? HBM थ्रूपुट पाइप डायमीटर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, न कि इंडिविजुअल ट्रैवल टाइम पाइप वेलोसिटी के लिए। एक जीपीयू के अंदर फिजिकल DRAM बैंक्स, कमांड क्यूज, इंटरपोजर राउटिंग नेटवर्क्स और मेमोरी कंट्रोलर्स को एक साथ मिलियंस ऑफ कंकरेंट मेमोरी रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इस मॉन्स्ट्रस थ्रूपुट को अचीव करने के लिए मेमोरी ट्रांजैक्शंस डीप पाइपलाइन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, जिससे किसी भी सिंगल एक्सेस रिक्वेस्ट में फिक्स्ड लेटेंसी ओवरहेड ऐड हो जाता है। द हाईवे एनालॉजी। सिस्टम मेमोरी को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह सोचें। होस्ट सीपीयू DDR5 एक 2 लेन टोल रोड पर हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार की तरह है। यह पैसेंजर्स का एक छोटा लोड उठाता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचाता है, लो लेटेंसी। लेकिन यह हर घंटे केवल कुछ ही पैसेंजर्स को ले जा सकता है, लो बैंडविड्थ। जीपीयू HBM3 एक मैसिव 1000 व्हीकल फ्रेट ट्रेन नेटवर्क की तरह है, जो एक स्टेडी स्पीड पर पैरेलल ट्रैक्स पर चल रहा है। फ्रंट लोकोमोटिव को स्टेशन से टर्मिनल तक जाने में अधिक समय लगता है, हाई लेटेंसी। लेकिन एक बार जब ट्रेन चलना शुरू कर देती है, तो ये हर मिनट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स कार्गो डिलीवर करती है, एस्ट्रोनॉमिकल बैंडविड्थ। यह डायग्राम ट्रांसपोर्टेशन एनालॉजिस का यूज करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के मेमोरी मॉडल्स को कंपेयर करता है। ये लो लेटेंसी लो बैंडविड्थ सीपीयू मेमोरी मॉडल, जिसे जल्दी से छोटा लोड डिलीवर करने वाली एक फास्ट स्पोर्ट्स कार की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, उसका कॉन्ट्रास्ट हाई लेटेंसी हाई बैंडविड्थ जीपीयू मेमोरी मॉडल से करता है,
जिसे एक लंबे इनिशियल अराइवल टाइम में डेटा का मैसिव वॉल्यूम डिलीवर करने वाली मल्टीपल फ्रेट ट्रेन्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सेक्शन 19.6 के लिए द बर्निंग क्वेश्चन, ये हमें एक फंडामेंटल हार्डवेयर पजल पर लाता है। अगर एक जीपीयू थ्रेड हर बार HBM3 मेमोरी से वैल्यू फेच करते समय 500 प्लस क्लॉक साइकिल्स के लिए स्टॉल हो जाता है, तो एक जीपीयू प्रैक्टिकली नियर थियोरिटिकल मेमोरी बैंडविड्थ कैसे अचीव कर सकता है? पूरा प्रोसेसर मेमोरी रीड रिक्वेस्ट्स के कंप्लीट होने का वेट करते हुए अपनी लाइफ फ्रीज होकर क्यों नहीं बिताता? इसका शॉर्ट आंसर यह है कि जीपीयूज हार्डवेयर लेवल लेटेंसी हाइडिंग पर रिलाई करते हैं, सीपीयूज के अपोजिट, जो लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए मैसिव L3 कैशेज, स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन और अग्रेसिव आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजिन्स का यूज करते हैं। जीपीयूज लेटेंसी को फिजिक्स के एक इनेविटेबल लॉ की तरह एक्सेप्ट करते हैं। लेटेंसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करने के बजाय जीपीयू हार्डवेयर शेड्यूलर सिंपली इसे मैसिव थ्रेड लेवल कंकरेंसी के पीछे हाइड कर देता है। जब थ्रेड्स का एक ग्रुप यानी एक वॉर्प HBM3 को एक लोड इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है और डेटा के इंटरपोजर से गुजरने का वेट करते हुए रुक जाता है, तो जीपीयू का हार्डवेयर वॉर्प शेड्यूलर एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूशन को तुरंत दूसरे रेडी वॉर्प पर स्विच कर देता है। थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स को एक साथ एक्टिव रखकर जीपीयू अपने कंप्यूट पाइपलाइंस को बिजी रखता है, जबकि हंड्रेड्स ऑफ मेमोरी रिक्वेस्ट्स अल्ट्रा वाइड इंटरपोजर बस में इन फ्लाइट होवर करती हैं। सेक्शन 19.6 में हम लेटेंसी हाइडिंग, वॉर्प शेड्यूलर्स, रजिस्टर फाइल एलोकेशंस और ऑक्यूपेंसी मैट्रिक्स के पीछे के एग्जैक्ट हार्डवेयर मैकेनिज्म्स में गहराई से डाइव इन करेंगे और यह भी सीखेंगे कि ऐसे कूड़ा कर्नल्स कैसे लिखें जो HBM पाइपलाइन को फुली सैचुरेटेड रखें। आपसे वहीं मिलते हैं।